बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम अपनी रिटर्न फाइलिंग की जो सीरीज़ है उसके सेकंड एपिसोड की डिस्कशन जो है वो करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि वो फर्स्ट एपिसोड थी और उसमें सिंपल हमने जनरल प्रिकॉशंस और चंद एहतियाती तदाबीर और क्या कुछ प्रेकोजिट्स होने चाहिए बिफ़ोर स्टार्टिंग जो है प्रॉपर वर्किंग उसकी इनकम टैक्स रिटर्न की या उसकी फाइलिंग के ऊपर आप काम शुरू करते हैं। आज हम सेकंड एपिसोड में बात करने जा रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिक्लेरेशन की वो है रेवेन्यू डिक्लेरेशन। इसके बाद हम अपनी एक्सपेंस डिक्लेरेशन और बाकी चीज़ों के ऊपर वन बाई वन जो है वो आएंगे। रेवेन्यू डिक्लेरेशन और इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो करने का मकसद क्या है, बहुत से दोस्त इस चीज़ का कह सकते हैं। बात यह है कि एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ टैक्स कंसल्टेंट या एज अ टैक्स प्रोफेशनल आपको ये पता होना चाहिए कि रेवेन्यू की फ़िगर जो आप मूव करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो टर्नओवर की फ़िगर या रेवेन्यू की फ़िगर आप कोट करते हैं वो बहुत सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ लिंक्ड होती है। अगर वो प्रॉपरली रिकनसाइल्ड फिगर जो है वो फेस पे मूव नहीं होती तो उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट होते हैं बाद में, वो चाहे इनकम टैक्स के ऑडिट्स हों या सेल्स टैक्स के ऑडिट हों। तो उसके ऊपर जो है वो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये हमारा व्हाट्सएप का डिस्कशन, अपडेट्स और अवेयरनेस का ग्रुप है, इसका पार्ट आप बन सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो इसका पार्ट हैं। सेकंड जो है हमारा, अगर आप फेसबुक के ऊपर हैं तो फेसबुक के ऊपर हमारा मेविन कंसल्टिंग द टैक्स मेविन के नाम से जो है वो ग्रुप भी है, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। वहाँ पे भी डिस्कशन जो है हमारी रेगुलर हो रही होती है। इसके अलावा जो है अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को और बहुत से आने वाली वीडियोस से अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन ये चैनल जो है वो आपकी टैक्स ग्रोथ में और आपको ग्रूम करने में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब आते हैं आज की आउटलाइन के ऊपर। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि आज हमारी डिस्कशन जो होगी वो सिंपल होगी कि आपने जब रेवेन्यू की एक फ़िगर फ़ाइनल करनी है तो उसके दौरान आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को सामने रखना है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ कि आप जो नेट सेल्स निकालते हैं उसमें से आप मेक श्योर करें कि तमाम डिस्काउंट्स आप उसमें से लेस कर चुके हों। इसके अलावा जनरल सेल्स टैक्स जो फेडरल में है और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स जो हैं, जैसा कि आपको पता है कि इनवाइस के अंदर जो आपका सेल्स टैक्स की फ़िगर होती है वो ना आपका रेवेन्यू होता है और अगर आप परचेज़र हैं तो वो आपका एक्सपेंस भी नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जब भी आपकी सेल्स टैक्स की फ़िगर जो रिटर्न के अंदर मूव होगी वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होगी। तो आपने तमाम जनरल सेल्स टैक्स भी और प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी जो हैं उसमें से मिन्हा कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई सेल्स टैक्स, आपकी कोई सेल रिटर्न हुई है ड्यूरिंग द ईयर तो उस फिगर को भी आपने जो है वो निकाल देना है। इसके अलावा रिसीवेबल आपके जो हैं वो, चूँकि हम वहाँ पे फ़िगर जो मूव करते हैं वो ज़्यादातर रिसीव्ड बेसिस के ऊपर होती है, तो अगर आप रिसीवेबल जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका बैलेंस शीट आइटम का पार्ट है, ये आपका एसेट है, तो इसको जो है वो वहाँ पे होना चाहिए रादर कि आप इसको जो है वो सेल्स में इंक्लूड करें। तो इससे समझ क्या आती है कि जो आपकी सेल्स की फ़िगर होगी वो प्योर होनी चाहिए, उसमें से तमाम जो चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ये उसमें से लेस होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि रिकन्सिलिएशन पर्पज़ के लिए आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये वाली फ़िगर जो है ये उसके साथ भी मैच करनी चाहिए और आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है प्रॉपर ब्रेकअप होना चाहिए। अगर आप डील कर रहे हैं, सूबों के अंदर भी सर्विसेज दे रहे हैं और विफाक के अंदर भी आपने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है, तो सेल्स टैक्स की बाकायदा सूबों की अलग फ़िगर्स आपकी नीचे जाके नोट्स के अंदर होनी चाहिए और विफाक में जो आपने गुड्स जो हैं वो सेल्स की हुई हैं उसकी फ़िगर अलग होनी चाहिए। यानी कि गुड्स और सर्विस अलग होनी चाहिए और सर्विस अगर आप बाकी सूबों में दे रहे हैं तो हर सूबे की फ़िगर भी जो है वो अलग होनी चाहिए। इसका होता ही है कि आपको, बहुत से प्रैक्टिशनर्स को इस बात का अंदाज़ा है कि जब भी सेल्स टैक्स का नोटिस आता है तो वो आपकी जो जितनी आपकी सेल्स की फ़िगर आपने कोट की होती है सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर उसको उठाते हैं और उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह सूबे भी जो हैं वो अब वो बाकायदा आपसे आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स मंगवाते हैं। तो अगर वहाँ पे ब्रेकअप नहीं होता तो वो जिस भी अथॉरिटी के पास जाएगी वो यही समझेगा कि ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं ये मेरी जुरिस्डिक्शन में फ़ॉल करती हैं। तो इसलिए अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं या
आपका जो ऑडिटर है वो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल करता है तो उससे ज़रूर कहिए कि इसका जो सूबों में जितनी सर्विस है पंजाब में वो अलग होनी चाहिए, सिंध वाली SRB में वो अलग होनी चाहिए, और जितनी आपके विफाक के अंदर सर्विसेज हैं, इवन ICT के अंदर जो सर्विसेज आपने दी हैं वो भी अलग होनी चाहिए, ताकि अगर कल कलां को नोटिस आता है या आपकी कोई इशू बनता है तो वो सेपरेट हो फिगर और रिकॉग्नाइजेबल हो अलग से। ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपकी जो सेल्स टैक्स की फ़िगर है वो आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ मैच होनी चाहिए, या सूबों में जो रिटर्नें आपने फ़ाइल की हुई हैं उनके साथ जो है वो रेवेन्यू की रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। तरीका यही है कि आप 12 जो अपनी स्टेटमेंट्स हैं उनको डाउनलोड करें, वो सूबों की भी सारी डाउनलोड करें और उन सारों को सम करें। सम करने के बाद जो फिगर है जो आपकी मूव हुई है फाइनेंशियल्स के अंदर और जो मूव हुई है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, वो सारी आपस के अंदर जो है वो रिकन्साइल होनी चाहिए। इसके बाद एक और रिकन्सिलिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू के हवाले से, वो ये है कि बहुत से केसेस के अंदर मैंने ये देखा है, मेरे बहुत से क्लाइंट्स के साथ ये चीज़ हो चुकी है कि देखें, जब आप किसी चीज़ कहीं से कोई चीज़ जो सप्लाई करते हैं, जो बायर आपका है वो आपका जो भी प्रिवेलिंग रेट होता है उसके ऊपर आपका वो इनकम टैक्स जो है वो विथहोल्ड करता है आपको पे बैक करते हुए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जब भी आपका बायर जो है वो आपके बिहाफ पे विथहोल्डिंग टैक्स जमा कराएगा FBR के, तो वो क्या करेगा कि आपका NTN नंबर या आपका CNIC नंबर जो है वो वहाँ पे रिपोर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि आपका बायर भी एक रेवेन्यू की फ़िगर जो है वो आपके बिहाफ पे FBR को रिपोर्ट कर रहा है। मेरे बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मुझे जब नोटिस किया तो उन्होंने बताया कि आपकी इतने रेवेन्यू के ऊपर तो विथहोल्डिंग हुई है, जो आपने सेल्स टैक्स रिटर्न के इनकम टैक्स रिटर्न में शो की है वो कम है, वेयर एज आपका जो विथहोल्डिंग आपकी हुई है वो ज़्यादा है। तो जब भी आप अपनी रेवेन्यू की फ़िगर, अपनी सेल्स की फ़िगर जो है वो फाइनल करें तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जिन लोगों ने आपका टैक्स विथहोल्ड किया है उन्होंने भी एक फ़िगर FBR को ऑलरेडी वो रिपोर्ट कर चुके हुए हैं। तो आपकी वो जो फ़िगर है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ भी उसका रिकन्साइल होना ज़रूरी है, वरना बाद में आपको सेल्स टैक्स के नोटिस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो रिकन्सिलिएशन है सेल्स टैक्स की रिटर्न की। जो सेल्स टैक्स रिटर्न है के अंदर आपने जो सेल्स रिटर्न आपने डाली है अपने फाइनेंशियल्स के अंदर, और आपने कुछ क्रेडिट नोट्स भी डाले हुए हैं अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर जो वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इन दोनों का आपस में, यानी कि आपकी रिटर्न्स के अंदर जितनी सेल रिटर्न है और आपके फाइनेंशियल्स के अंदर जितनी सेल रिटर्न हुई है क्लाइंट्स की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से, तो वो भी आपस के अंदर रिकन्साइल होनी चाहिए, वरना यहाँ पे भी इशू बन जाता है। तो इससे लगता है कि आपने सेल्स अपनी जो है वो अंडर स्टेट की हुई है या ओवर स्टेट की हुई है। अगला पॉइंट जो मेरा है वो है कि सेल्स टैक्स GST PST रिकन्सिलिएशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी आगे चल के मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूँ कि जो भी आपकी सेल टैक्स की फ़िगर आप बनाते हैं, अगर आप लाइबल थे सूबों के अंदर भी विफाक में भी रजिस्टर होने के, तो उन तमाम रिटर्न्स का जो सम होना चाहिए वही सम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए, वही सम आपका सेल्स टैक्स रिटर्न में होना चाहिए और वही आपका इनकम टैक्स में। तो हर जगह से ये रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। अगली रिकन्सिलिएशन जो बैंक वर्सेस रेवेन्यू है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता है, जितने प्रैक्टिशनर्स भी हैं, कि जब भी आप अपनी रेवेन्यू की फ़िगर इनकम टैक्स में शो करें उससे पहले उससे बैंक से रिकन्सिलिएशन ज़रूर करें। आप देखें कि जितने भी आपके क्रेडिट साइड, जितने भी क्रेडिट्स आपके हैं उस साल के, वो रेवेन्यू के बराबर होने चाहिए या उनकी कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके ऊपर भी आप एक डेमो है वो हम देख लेते हैं। और आखिर में एक चीज़ और वो है कि जब भी आपकी सेल्स टैक्स इनवाइसेस हैं वो प्रॉपरली जो, यानी कि उनके ऊपर NTN हो, बायर का, सेलर का, क्वांटिटी हो, सेल्स टैक्स हो, ब्रेकअप हो, वो जो भी सेल्स टैक्स के अंदर जो क्राइटेरिया है वो मौजूद होनी चाहिए। वो हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जब भी आप सेल्स टैक्स रिटर्न की फ़िगर फाइनल करते हैं, उनको मेक श्योर करें कि वो आपकी जो जितनी भी सेल्स टैक्स रिटर्नें हैं उनके साथ मैच हो, आपके फाइनेंशियल्स के साथ मैच हो, आपकी जितनी सेल रिटर्न हुई है वो आपके क्रेडिट नोट्स के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आप सूबों में के अंदर भी हैं तो सूबों के अंदर जितनी रिटर्नें आपकी हैं वो सारी 12 रिटर्नें साल की वो हैं, वो डाउनलोड करें, उनको सम करें,
आपका रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, नहीं तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन स्ट्रॉन्ग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंटली इन्हीं फिगर्स के ऊपर जो है वो आपके नोटिस आते हैं, इनकम के भी और सेल्स के भी, विद होल्डिंग के भी। और उसके बाद बैंक के साथ ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जब भी प्रोसीडिंग होती है आपकी बैंक जो है वो पहले मांगते हैं अथॉरिटीज़ वाले, तो उनके साथ रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। और उसके बाद आपका रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली जो है वो मेंटेन होना ज़रूरी है। इसके बाद आगे चल के हम देख लेते हैं थोड़ी सी इलस्ट्रेशंस। ये पहली इलस्ट्रेशन है बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट देखें, जब भी आपके सामने बैंक स्टेटमेंट आती है उसके अगर टोटल क्रेडिट्स जो हैं वो आपकी सेल से मैच नहीं होते तो उसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखें कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल डिक्लेयर्ड सेल कितनी है आपके सेल्स लेजर के मुताबिक, आपके अकाउंटिंग सिस्टम के मुताबिक, ठीक। उसके बाद ये देखें कि जब भी आपकी पेमेंट्स जमा होती रही हैं बैंक के अंदर तो उसके साथ जो जीएसटी और पीएसटी जो थी, जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की अमाउंट्स जो थी वो भी आपको जो बायर था वो जमा कराता रहा है, ठीक है। वो भी कंसिडर आपको करनी चाहिए कि वो कितनी सेल टैक्स जो है वो जमा हुआ है मेरा, सेल के साथ कितना सेल टैक्स जो है वो मेरा बैंक में गया हुआ। ज़ाहिर है उसने भी क्रेडिट साइड को इंक्रीज़ किया है। फिर आप देखें कि आपके जितने टोटल क्रेडिट्स आ रहे हैं इस साल के या टोटल बैलेंस आपको मिल रहा है उसमें आपका ओपनिंग भी शामिल है, तो ओपनिंग को भी निकालें उसमें से। उसके बाद देखें कि कहीं आपने कोई लोन वगैरह तो नहीं लिया जो आपकी क्रेडिट साइड को बढ़ा रहा है, वो भी कंसिडर करें। फिर सेल रिटर्न देखें जितनी हुई है यकीनन वो भी आपकी लेस होनी चाहिए आपके क्रेडिट से। चेक रिटर्न अगर आपने को किया है तो उस सूरत में वो चेक की फ़िगर की जो है वो भी कंसिडर होनी चाहिए। बारोइंग्स अगर आपने मल्टीपल की हुई हैं तो वो बारोइंग भी ज़ाहिर है आपकी क्रेडिट साइड पर डिपेक्ट होती हैं। उसके बाद इंटरनल बैंक ट्रांसफ़र हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा कंपनी के अकाउंट हैं तो ज़ाहिर है आप पेमेंट्स के लिए या डिफरेंट पार्टीज़ को पेमेंट करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा डालते रहते हैं, तो उस फिगर का भी रिकनसाइल होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी जो है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है एक बैंक की या ज़्यादा बैंकों की, तो उसके पीछे ये चंद वजूहत हैं जो मैंने आपको आपसे सामने गोश गुजार की हैं, और भी हो सकती हैं। आप ड्रिल डाउन करें और उसको प्रॉपर रिकनसाइल करें अपनी सेल के साथ। अगर वो बढ़ रहा है तो उनमें से ये चंद वजूहत ये हैं, और भी हो सकती हैं। उन वजूहत को भी मद्देनज़र रखते हुए उन फिगर्स को भी इनकॉर्पोरेट करके उसको आप प्रॉपरली रिकनसाइल करें। रिकनसाइल करने के बाद उस फिगर को इनकम टैक्स रिटर्न में मूव कराएं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो आपको जैसे मैं बता रहा था कि ये जीएसटी पीएसटी की जो रिकन्सिलिएशन है ये बड़ी ज़रूरी है। देखें, फ़र्ज़ करें मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 15 मिलियन का रेवेन्यू शो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं चारों सूबों में भी रजिस्टर हूँ और FBR में भी रजिस्टर हूँ, तो उसका ब्रेकअप आपके सामने है। इस तरह आपको ब्रेकअप आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं 15 मिलियन शो कर रहा हूँ तो क्या मैं सूबों और वफाक दोनों पे या सिर्फ सूबों में हूँ या वफाक में हूँ, तो उसकी प्रॉपर रिकन्सिलिएशन हो। वरना इसके ऊपर सप्रेशन ऑफ सेल्स टैक्स का एक आम नोटिस है, जो भी प्रैक्टिस में लोग बैठते हैं उन्हें पता है कि FBR क्या करता है। अगर 15 मिलियन है और आपने टैक्स जो है फ़र्ज़ करें 3 मिलियन पे सेल्स टैक्स दिया हुआ है, तो 12 मिलियन डिफरेंशियल आपको बना के वो भेज देता है कि इसके ऊपर वजह बताएं। शोकाज जो है वो आपको करेगा कि बताएं वजह कि आपने कम इनकम पे जो है वो टैक्स सेल्स टैक्स कम पे दिया है, जबकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ज़्यादा। अगर आपकी एग्जाम भी है तो आप उसको लाजमी शो करें, ताकि साल के एंड के ऊपर जब आप अपनी रेवेन्यू फ़िगर फ़ाइनल करें तो उस वक़्त आप अपनी FBR, PRA, SRB, KPRA जितनी भी आपकी सेल्स है वो तमाम बराबर होनी चाहिए जितनी फ़िगर आप इनकम में आप अपनी शो कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपके लिए सब्सिक्वेंटली प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जी जो हमने देखी कि आप अपना बैंक, अपनी इनकम, सेल्स, उसके अलावा रिटर्न भी अगर उसके अंदर हो रही है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका कंसिस्टेंट होना, इनका कोहेरेंट होना और इनका एक पेज पे होना जो है वो ज़रूरी है। और एक फ़िगर जो है वो स्पोर्टिंग में होनी चाहिए और वो तमाम जो है वो जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उस फिगर को बैक कर रहे हो। अदरवाइज़ आप किसी भी जो होगा आपका नोटिसेस आएंगे, आपकी प्रोसीडिंग्स होंगी, उसके अंदर आप फंस सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड की जहाँ तक बात है तो उसमें हम डिस्कस इंशाल्लाह जो करेंगे वो डिस्कस हम करेंगे अपने एक्सपेंसेस के हवाले से। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अगेन जो है वो हेल्पफुल रही होगी। जितना भी आपका कोई कमेंट है और जितने भी सवालात हैं उनको आप ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।